तो हेलो जय हिंद साथियों। आज की जो वीडियो है वो है बिहार पुलिस 19,838 में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे वो आज की वीडियो में क्लियर होंगे। क्योंकि मैंने बहुत से कमेंट में पढ़ा हुआ है कि मेरे डॉक्यूमेंट में वो दिक्कत है, मेरे डॉक्यूमेंट में ये दिक्कत है। तो आज की वीडियो में जितने भी सारे डाउट होंगे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वो सभी क्लियर होंगे और लास्ट में फाइनल जो मेरिट जाएगा, कितने अंक पर जाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में जो भी समस्या आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए। तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सबसे पहला जो डाउट है बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र। यानी कि बहुत से ऐसे लड़कों का है जो कि उन्होंने निवास बनाया हुआ है लेकिन अस्थायी की जगह पर अस्थायी कर दिया है। तो मैं आपको इमेज दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थायी निवास, लेकिन बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनके निवास में अस्थायी के जगह पर अस्थायी लिखा हुआ होगा। तो आप उसको एक बार चेक करिएगा, फिर देखिएगा कि वहाँ पर मेरा अस्थायी लिखा हुआ है फिर या फिर अस्थायी। तो अगर अस्थायी लिखा होगा तो आप उसको सुधरवाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर नहीं सुधर पाए तो आप अगर 25 तारीख चौथा महीना 2025 से पहले का कोई भी निवास रखे होंगे तो आप उसको तैयार रखिएगा। स्क्रूटनी के माध्यम से आपको बुलाया जाएगा, फिर आप उसको सबमिट कीजिएगा। तो सबसे पहला जो डाउट था अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होने का, तो वो जो क्लियर हो गया। फिर दूसरा जो है वो है गेट पास सहित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र। लेकिन कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एक दो डॉक्यूमेंट नहीं दिया हुआ है, या फिर किसी ने एनसीएल नहीं दिया हुआ है, या फिर किसी ने जाति नहीं दिया है, या फिर किसी ने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। तो आपको भी स्क्रूटनी के माध्यम से फिर से कॉल आएगा और आप सभी डॉक्यूमेंट को अभी से तैयार करके रख लीजिए। क्योंकि जब स्क्रूटनी का डेट आएगा तो उसमें एक डेट निर्धारित किया जाएगा 2 दिन 4 दिन, और आप उसी 2-4 दिन के अंतर में आपको वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपका छूट गया है वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट जमा कीजिएगा। आप वहाँ पर लेकर भी जाइएगा, गेट पास सहित आपको लेकर जाना पड़ेगा वहाँ पर। फिर जो तीसरा डाउट है आवेदन फॉर्म में अंकित सूचनाओं के अनुरूप बिहार की आरक्षित जाति का प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आपने फॉर्म में कोई ऐसा कैटेगरी है जो चूज कर लिया है, मान लीजिए कि अगर आप ईबीसी के हैं तो आपने ईबीसी कैटेगरी वहाँ पर चूज कर लिया है, तो आपको ईबीसी कैटेगरी का ही वहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये नहीं कि आप बीसी कैटेगरी के हैं और आप वहाँ पर ईबीसी का सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं। तो ऐसा बहुत से लड़कों का हुआ होगा कि जिन्होंने फॉर्म भरते समय ये ध्यान नहीं दिया होगा बीसी और एबीसी में। तो आप ऐसा हो सकता है कि आपको स्क्रूटनी के माध्यम से बुलाया भी ना जाए, आपको डायरेक्ट सीधा भर्ती से बाहर कर दिया जाए और आपके सारे मेहनत पर पानी फेर दिया जाए। और फिर तीसरा जो है पिता के नाम की सत्यता हेतु शपथ पत्र। बहुत से ऐसे लड़का का हुआ होगा कि उन्होंने आवेदन भरते समय अपने पिता के नाम में 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया होगा। जब आवेदन भरते समय 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो तो मान लीजिए कि अब सुधरेगा नहीं। लेकिन अगर आपने डॉक्यूमेंट में जाति हुआ, आवास हुआ, इसमें अगर कोई 1-2 अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका माफ़ हो जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दिया है तो फिर आप वहाँ पर स्क्रूटनी के माध्यम से आपको भी नहीं बुलाया जाएगा, आपका सिर्फ पात्रता जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। फिर चौथा जो है वो है क्रीमी रहित होने का प्रमाण पत्र। बहुत से ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने वहाँ पर अभी क्रीमी लेयर उनका नहीं मिला होगा, या फिर जब आवेदन दिए होंगे वहाँ पर यानी कि डीबी के समय जब उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा तो उस समय उन्होंने क्रीमी लेयर नहीं दिया होगा। तो फिर आपको स्क्रूटनी के माध्यम से आपका जो पीडीएफ बनकर आता है उसमें आपका नाम आएगा। फिर आपको वहाँ पर आपको तैयार रखना होगा क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, और वहाँ पर जाकर उस डेट में जब सीएसबीसी आपको बुलाएगी तब आपको वहाँ पर जमा कर देना होगा। फिर जो पांचवा डाउट मैं आपको बताता हूँ कि आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र के लिए दिनांक 25/4/2025 यानी कि आवेदन समर्पित के अंतिम तिथि जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो जब भर्ती शुरुआत हुई थी ये डाउट बहुत से बच्चों के होगा कि कौन सा मतलब हमको ईडब्ल्यूएस देना होगा। तो आप उस पर अगर आपने ईडब्ल्यूएस रखा होगा तो उसमें आप देख रहे होंगे कि लिखा होगा वहाँ पर कि वित्तीय वर्ष क्या है। तो उसमें अगर वित्तीय वर्ष 23-24 है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो आपका 100% है कि आपका वहाँ पर जमा हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक दिया हुआ है कि 25/4/25। तो अगर आपका कोई मतलब आपका जो ईडब्ल्यूएस है 25/4/25 से भी पहले का है तो वो भी वहाँ पर मान्य होगा, और आप अगर मेरिट में अगर आपका नाम आएगा तो वो सही होगा।
फिर आगे चलते हैं। आगे जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड डाउट है कि जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के दिनांक 18/4/2025 अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 18/4/25 दिया गया, आप इस यहाँ पर 25 मान लीजिएगा, क्योंकि 25 तक फॉर्म अप्लाई हुआ था। 25/4/25 से पहले का है तो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 18/4/25 या 25/4/25, तो ये जो CSBC का नोटिफिकेशन है उसी में से मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर आपको दिखाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर दे दिया गया है कि 18/4/25 से पहले होना चाहिए या फिर 25/4/25 से पहले होना चाहिए तो उसी से पहले होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका वो जो है आपका रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि इस बार जो है बहुत से अभ्यर्थी जो है गेट पास लाए हैं और फिजिकल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हुए हैं। तो आखिर जब इतने लड़के हैं तो उनको कैसे छांटा जाएगा? कोई ना कोई तो प्रक्रिया होगा जिससे इतने बच्चों को छांटा जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया उसने तो पहले से ही अपने जो भी है अपने नोटिफिकेशन में दे दिया है कि मेरे को कब का चाहिए। तो यहाँ पर लिखा होगा, आप नोटिफिकेशन में जाकर पढ़ लीजिएगा, 18/4/2025 से पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए या फिर 25/4/25 से भी पहले का होना चाहिए। फिर अगला जो है वह है प्रमाण पत्र सही स्वरूप में प्रस्तुत समर्पित न करना। जैसे कि आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाएं अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र क्रीमी लेयर के संबंध में न रखने का प्रमाण पत्र समर्पित होने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकती है, क्योंकि जाति जन्म के आधार पर होती है, न कि विवाह के आधार पर। ये जो डाउट है वो है लड़कियों के ऊपर, क्योंकि लड़कियों का ऐसा है कि उनका जो शादी हुआ है किसी अलग मतलब कहीं पे हो गया है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि निवास हो या फिर जाति हो या फिर कोई आरक्षण वाला सर्टिफिकेट हो, उन्होंने बनवा लिया है अपने पति के नाम पर। तो फिर उनका स्क्रूटनी के माध्यम से उनका कॉल आएगा या फिर PDF में नाम आएगा। तो आपको तैयार रखना होगा अपने पिता के नाम से सभी डॉक्यूमेंट को, जो भी है आपका जात है, फिर आवास है, NCL है या फिर EWS होगा तो EWS, ये सभी आपके पिता के नाम से होना चाहिए। क्योंकि आपका जो यहाँ पर साफ टू साफ लिखा हुआ है कि जाति जो है वो जन्म से निर्धारित होगी, न कि विवाह से। तो आपका जहाँ पे जन्म हुआ होगा यानी कि आपके पिता के घर से ही आप मतलब आपके पिता और माता के ही नाम से आपका जाति, आवास, निवास और EWS होना चाहिए। ये जो लाइन मैंने लिया हुआ है ये भी PDF से लिया हुआ है, ये अपने से लिखा हुआ नहीं है। फिर अगला जो है वो है डॉक्यूमेंट रिलेटेड संबंधी कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना, परंतु दस्तावेज जांच में उन्हें दूसरी कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना आदि। तो ये जो डाउट है ये भी बहुत से बच्चों का होगा कि मैंने फॉर्म भरते समय वहाँ पर कर दिया है कि ST कर दिया है, लेकिन मैं SC कैटेगरी का हूँ। तो इसमें आपको CSBC थोड़ा सा भी नहीं बख्शेगी, आपको सीधा डायरेक्ट आपको इस भर्ती से बाहर करेगी। अगर आपने मान लीजिए कि अगर SC का है और आपने ST कर दिया हुआ है तो आप अभी से दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये बात सच है, क्योंकि आपने जो रिटन का एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें अगर आपका मेरिट में मतलब एग्ज़ाम में अगर मेरिट में नाम आया होगा तो आप अगर आप SC के हैं तो आपका SC से आया होगा, अगर ST से होंगे तो ST से आया होगा। लेकिन आप अगर एप्लीकेशन में SC सिलेक्ट किए होंगे लेकिन आप रियल में ST है तो आप दो वो का आरक्षण का लाभ उठा लिए। एक तो जो बना आपका एग्ज़ाम वाला मेरिट बना उसमें तो आपने SC से क्वालिफाई कर लिया, और फिजिकल जो है आप ST से कैसे क्वालिफाई कीजिएगा। तो इसमें आपको डायरेक्ट CSBC आएगा, आपको बाहर करेगी। फिर अगला जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के दिनांक 25/4/25 यानी कि अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपका NCL है वो आपका 25/4/25 से पहले का होना चाहिए। अब देखिए किन कारणों की वजह से आपको CSBC डायरेक्ट बाहर करेगी बिना किसी मोहलत के। तो अगला जो है पहला वो आरक्षण गलत होने का। मैंने तो पहले ही बता दिया कि अगर आपने आवेदन भरते समय आपका जो कैटेगरी है वो गलत कर दिया है तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा इस भर्ती से। आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कीजिए। और अगला जो है आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेजन सत्यापन में गलत पाना, यानी कि आपने जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपने जो वहाँ पर दस्तावेज दिया हुआ है उसमें अगर आपका कोई त्रुटि पाया जाता है तो ये CSBC के ऊपर निर्भर करता है कि आपको भर्ती में चयन करेगी या फिर नहीं करेगी, वो CSBC के आधार पर है। लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि अगर आपका दस्तावेज गलत पाया गया तो आप वहाँ से डायरेक्ट बाहर किए होइएगा। फिर अगला जो है आवेदन की जन्म तिथि गलत अंकित करा गया, यानी कि आपने
जब आवेदन फॉर्म भरा होगा तो आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB कोई ना कोई होगा, आपने वहाँ पर लिखा होगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ कारणों की वजह से आपने एक दो जो है अंक है, मान लीजिए कि अगर आपका 25 का जन्म हुआ होगा तो आपने गलती से 15 कर दिया होगा या फिर 5 तारीख कर दिया होगा। तो ऐसे स्थिति में आपको डायरेक्ट CSBC बाहर करेगी, क्योंकि आपका जो जन्म तिथि है वो बहुत मायने रखता है। आपने आवेदन भरते समय यह गलती कर दिया है तो आपको CSBC डायरेक्ट बाहर करेगी अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत किया है तो। और अगला जो है वो है गलत लिंग यानी कि जेंडर को सिलेक्ट करना। आपको पता होगा कि जब आप फॉर्म भरते होंगे तो उसमें आता होगा मेल या फीमेल। अगर आप मेल हैं और गलती से फीमेल कर दिए हैं या फिर फीमेल हैं और गलती से मेल कर दिए हैं, फिर भी आपको CSBC इसमें डायरेक्ट बाहर करेगी बिना किसी मोहलत के। तो अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर कि आखिर मतलब जो बिहार पुलिस 19,838 है इसका फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिखित परीक्षा में आपको पता होगा कि कितने अभ्यर्थी जो है वो सिलेक्ट होंगे कि 99,690 अभ्यर्थी जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे PET के लिए। फिर उसमें क्या होगा कि फिजिकल देने सिर्फ 79,932 ही अभ्यर्थी जो है वो फिजिकल देने गए थे, यानी कि 20,000 अभ्यर्थी फिजिकल देने गए ही नहीं, किन्हीं कारणों की वजह से नहीं देंगे, या फिर उनका फिजिकल नहीं बना होगा या फिर उनका जाने का मन नहीं होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में, तो उन्होंने नहीं दिया। तो उनकी संख्या टोटल 20,000 के आसपास में है। और उनमें से क्या हुआ है कि आपको पता होगा कि सीट जो है मतलब यहाँ पर लिखे हैं 20,000 लगभग लिख दिए हैं कि PET नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर एक्यूरेट डाटा है 19,758 PET के लिए नहीं दिए गए हैं। और यहाँ पर लिखा है कि जिसमें से लड़कों का गेट पास लगभग 29,000 है और इनका जो फिजिकल है वो 40 दिनों तक चला हुआ है। और लड़की का गेट पास की संख्या 17,000 है जो कि 26 दिनों तक इनका फिजिकल चला था। तो ये जो डाटा है ये भी CSBC अपने वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है कि जिसमें लड़कों का गेट पास 29,000 है और लड़कियों का गेट पास 17,000। अगर टोटल इनको जोड़ा जाए तो 46,000 होता है, यानी कि लड़के और लड़कियों का टोटल मिलाकर जो गेट पास आया हुआ है 46,000 के आसपास में आया हुआ है, जिसमें से लड़कों का जो है फिजिकल वो 40 दिनों तक चला था और लड़कियों का जो फिजिकल है वो है 26 दिनों तक चला था। और इन 66 दिनों में टोटल 47,000 के लगभग गेट पास आए हुए हैं। अब बात करते हैं कि कुल 47,000 अभ्यर्थी जो है वो पास किए हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल सीटों की संख्या तो 19,838 सीट है। अभ्यर्थी लगभग पास कितने किए हैं 47,000। तो अगर मैं 47,000 को डायरेक्ट 19,000 से भाग देता हूँ, क्योंकि 47,000 से कुछ अधिक भी लोग पास हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर 19,000 से डिवाइड कर दिया है। तो ये जो अप्रोक्स में आ रहा है वो है 2.4 गुना आ रहा है, यानी कि एक जो लड़का है वो उसको 1.5 लड़के, यानी कि मान लीजिए 1.5 का 2 ही लड़के को पछाड़ना होगा, फिर वो जाके अपने सीट कंफर्म कर सकता है। यहाँ पर 2.5 दिया गया है, तो इसमें तो मान लीजिए कि जो 2.5 है यहाँ पर 47,000 है। इस 47,000 में से आप सिर्फ 23,000 या फिर 24,000, 23,000 या 24,000 लड़कों में कंपटीशन है, क्योंकि आधा से अधिक लड़के जो है वो सिर्फ 20 मार्क्स का ही रनिंग किए होंगे। और हाई जंप तो मान लीजिए 5 फीट जल्दी होता नहीं है किसी से, और गोला मान लीजिए फुल करते होंगे तो ठीक है, लेकिन आधा से अधिक लड़के जो हैं वो सिर्फ 20 मार्क्स के रनिंग किए हुए हैं। तो आप इनमें से आधे संख्या को हटा दीजिए, 47,000 या फिर 48,000 में से आप घटा दीजिएगा तो 23,000 या फिर 24,000 के लगभग में आएगा। कंपटीशन सिर्फ इन्हीं 23 या 24,000 के लड़कों में है। अब बात करते हैं अपना कट ऑफ के ऊपर कि आखिर फाइनल जो कट ऑफ है वो सभी कैटेगरी के अनुसार बॉयज़ और गर्ल का क्या जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सभी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर लिख दिया है कि आखिर यूआर का कितना जाएगा। अगर बात करें यूआर का और इसमें मेल का, तो मेल का जो है वो 72 से लेकर 74 के बीच में ही कहीं पर होगा, या फिर 72 हो सकता है या फिर 74, ये जनरल का है। और फीमेल का जो है वो है 68 से लेकर 66 के बीच में, ठीक है। और BC की बात करें तो 68 से लेकर 70 के बीच में होगा मेल का, और 64 से लेकर 66 के बीच में होगा फीमेल का। अब बात करें EBC का, तो EBC का जो मेल का कट ऑफ होगा वो 64 से लेकर 68 के बीच में होगा, और फीमेल में जो EBC का होगा वो होगा 62 से लेकर 64 के बीच में। अब बात करते हैं EWS का, तो EWS का जो कट ऑफ होगा मेल में, ये फाइनल कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ कि मेल का जो होगा 64 से लेकर 66 के बीच में होगा EWS का मेल का, और EWS में फीमेल का जो होगा वो होगा 62 से लेकर 64 के बीच में। अब बात करते हैं SC के बारे में, तो SC का जो फाइनल कट ऑफ होगा मेल में 58
और 60 है तो आप सेफ रहिए, और 54 से लेकर 56 के बीच में है तो आप सेफ रहिए। अगर 56 भी है तो आप सेफ रहिए, और 54 भी है तो आप सेफ रहिए। तो इसके बीच में भी कहीं आपका आ रहा होगा तो आप सेफ रहिए। फिर आगे बात करते हैं एसटी का। तो एसटी का 60 से लेकर 62 के बीच, या फिर 60 या 62 हो सकता है, और फीमेल का 58 से लेकर 60 के बीच में, या फिर 58 या 60 हो सकता है फीमेल में। यहाँ पर जो मैंने आपका ये जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पर जाकर एक एक डिटेल्स को बारीकी से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने अपना कोटा बताई है, मैंने अपने अनुसार बताया हुआ है। और यही इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी।